गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया। जल का अवशोषण पादपों द्वारा किया जाता है। यह किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, इसका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को हम पिछली 2 कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि जल जो है यह मृदा के अंदर किस रूप में अवेलेबल होता है, और इसमें से हमने विभिन्न प्रकार पढ़े थे और हमने पढ़ा था कि मृदा में उपस्थित जो जल के विभिन्न प्रकार हैं उनमें से पादप केवल और केवल कैपिलरी वाटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी केशिका जल को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। और इसके पश्चात हमने पढ़ा था, मृदा के प्रकार पढ़े थे कि कौन किस प्रकार की सोइल है या मृदा जो है यह जल को रोके रखने में अधिक सक्षम होती है, यानी उस सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस प्रकार से होती है। तो हमने सोइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ रिलेशन पढ़ा था। इसके अलावा हमने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आदि पढ़े थे। तो पूर्व कक्षाओं में हमने ये पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, यानी जल अवशोषण की वास्तविक प्रक्रिया कि पादप किस प्रक्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। पादपों में जल का अवशोषण किसी विशेष प्रकार के अंगों के द्वारा होता है। हम अलग अलग पादपों में इसकी बात करें तो जो एल्गी और फंजाई होते हैं, शैवाल और कवक, उनमें जल अवशोषण करने हेतु कोई स्पेसिफिक ऑर्गन उपस्थित नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये सामान्यतः छोटे होते हैं। थैलस लाइक इनके प्लांट बॉडी पाई जाती है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। पादप का शरीर जो है जड़ तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता है, थैलस के समान पाया जाता है। तो ये अपनी संपूर्ण सरफेस से सामान्यतया जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। तो पूरी सरफेस जो है ये जल अवशोषण करने में सक्षम होती है, कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। लेकिन इससे आगे चलकर जो ब्रायोफाइट्स और लोअर प्लांट्स होते हैं, कम विकसित पौधे होते हैं, उनके अंदर जड़ों के समान ही कुछ संरचनाएं बनती हैं, इन्हें राइजोइड्स कहते हैं। ये संरचनाएं दिखने में जड़ों के समान प्रतीत होती है। तो ये जो राइजोइड्स होते हैं, ये इनके अंदर पाई जाने वाली वो संरचनाएं हैं ब्रायोफाइट्स और लोअर प्लांट्स में, जो कि जल अवशोषण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई। लेकिन जो उच्च वर्ग के पौधे हैं, हायर प्लांट्स है, जैसे आप जिम्नोस्पर्म देखते हो, आप एंजियोस्पर्म्स देखते हो, हमारे आसपास के जितने भी पादप है, जो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, सभी जो पादप है, उन सभी में जल अवशोषण करने हेतु एक पूर्ण विकसित मूल तंत्र पाया जाता है, रूट सिस्टम पाया जाता है। ये जड़ें जो है इनमें पाई जाती हैं, जिन्हें हम मूल तंत्र कहते हैं, ये उपस्थित पाया जाता है। ये जड़ें जो है इन हायर प्लांट्स के लिए जल को और जल के साथ साथ उसमें घुले हुए मिनरल्स को अवशोषित करने का काम करते हैं। इस चीज से हम भली भांति परिचित है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जड़ें जो है पादप को आधार प्रदान करती हैं, पादप के लिए जल का अवशोषण करती हैं, जो मिनरल्स जो है इसके अंदर घुलित अवस्था में होते हैं उनका भी अवशोषण करती है। पादपों में सामान्यतया 2 प्रकार के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, हालांकि हम 3 प्रकार में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रकार का जो रूट सिस्टम है उसे कहते हैं हम टेप रूट सिस्टम, यानी मूसला मूल तंत्र। टेप रूट सिस्टम यानी मूसला मूल तंत्र जो है यह सामान्यतया डाइकोट प्लांट में पाए जाने वाला मूल तंत्र है। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें यह कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये प्राइमरी रूट है। सबसे प्राइमरी रूट का मतलब होता है बीज के अंकुरित होने से 2 चीजें बनती है, एक तो प्रांकुर बनता है और दूसरा मूलांकुर बनता है। प्रांकुर को हम ट्यूब्यूल बोलते हैं, मूलांकुर को रेडिकल बोलते हैं। तो बीज के अंकुरण से जो भ्रूण है, इस भ्रूण के द्वारा 2 भागों का निर्माण होता है, ट्यूब्यूल यानी प्रांकुर और मूलांकुर यानी रेडिकल। तो मूलांकुर जो है, मूलांकुर से जो सबसे पहले रूट विकसित होती है उन्हें कहते हैं प्राइमरी रूट कहते हैं, और ये रूट ही आगे विकसित होकर जो है वृद्धि करती है, और इसी रूट से इस प्रकार से सेकेंडरी रूट, फिर उनके विभाजन और से टर्सरी रूट बनती है। तो ऐसा मूल तंत्र जिसमें प्राथमिक मूल जो है यह मुख्य मूल के रूप में पाई जाती है, और इससे विभाजन से द्वितीय और तृतीय मूल्य बनती है, सेकेंडरी टर्सरी रूट इनसे बनती है। ऐसा मूल तंत्र कहलाता है, टेप रूट सिस्टम कहलाता है, मूसला मूल तंत्र कहलाता है, और जो द्विबीजपत्री पादपों का मुख्य लक्षण है। दूसरे प्रकार का जो मूल तंत्र है यह सामान्यतया एक बीजपत्री या मोनोकोट पादपों में पाया जाता है। यहाँ पर मूलांकुर से विकसित जो प्राइमरी रूट है, जो इस प्रकार से प्राइमरी रूट बनती है,
यह रूट कुछ समय के बाद जो है यह डीजनरेट हो जाती है, अपहासित हो जाती है। अब जो ये प्लांट बना है, इस प्लांट की जो लोअर नोड है, तो निचली पर्व संधियां हैं, निचली पर्व संधियों से कुछ जड़ें विकसित होती हैं और ये जड़ें जो है रेशेदार प्रवृत्ति की होती हैं, धागों के समान बिल्कुल पतली होती है और अत्यधिक शाखित होती है और सामान्यतः इन सभी की लंबाई जो है समान पाई जाती है। तो ऐसी जड़ें जो है फाइब्रस रूट कहलाती है, यानी सारी जड़ें जो है समान प्रकार से रेशों के समान प्रतीत होती है, इसीलिए इसे रेशेदार रूट कहते हैं या फाइब्रस रूट। तीसरा प्रकार है एडवेंटिशियस रूट्स। ये वास्तव में फाइब्रस रूट का ही एक प्रकार है, ये इससे अलग नहीं है, हालांकि हम तीसरे प्रकार के तौर पर पढ़ रहे हैं। प्राथमिक मूल के अलावा नष्ट होने से जो जड़ें विकसित होती हैं ये द्वितीयक प्रकार की होती हैं और ये पादप के किसी न किसी भाग से विकसित होती हैं। तो ये सामान्यतया पादपों के भाग से, पादप जो है इसके अन्य भागों से विकसित होने वाली संरचनाएं हैं। ये सामान्यतया जो है शूट सिस्टम से ये डेवलप होती है, इन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो है एक तरह से फाइब्रस रूट्स का ही एक प्रकार होता है। तो तीनों प्रकार के आप प्रकार देख सकते हो, लेकिन ये तीनों प्रकार के रूट सिस्टम जो है पादपों के लिए जल और खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है, लेकिन एक सामान्य अंतर पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाने वाली ये जड़ें जो है इसमें एक मुख्य मूल पाई जाती है और अन्य जो है यहाँ पर इसकी ब्रांचेस पाई जाती है और ये जो मुख्य मूल भूमि के अंदर काफी गहराई तक स्थित होती है और अत्यधिक गहराई में उपस्थित जल को भी अवशोषित करने में सक्षम होती है, जबकि फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये कम गहराई तक स्थित होती है, ज्यादा गहराई में स्थित नहीं होती है, इसलिए सामान्यतया भूमि की गहराई में स्थित पानी को अवशोषित करने में सक्षम नहीं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार के रूट सिस्टम पादपों में पाए जाते हैं जो कि जल अवशोषण करने से संबंधित होते हैं। यहाँ पर हम रूट जो है जो कि जल अवशोषण करने वाला मुख्य भाग है, इसकी संरचना पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि इस रूट की संरचना में क्या क्या मुख्य भाग हमें देखने को मिलते हैं। तो नीचे से चलता हूँ, यहाँ पर सबसे नीचे है यहाँ पर रूट केप। पूरी जो रूट है इस रूट के शीर्ष भाग के ऊपर एक केप पाई जाती है, जो एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जो कि इस पूरी मूल के शीर्ष भाग की सुरक्षा करने का कार्य करती है, इसे कहते हैं रूट केप। तो रूट केप जो है इसके शीर्ष भाग पर पाए जाने वाली टोपीनुमा संरचना केप लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसका काम होता है जड़ के शीर्ष भाग की सुरक्षा करना, क्योंकि जड़ का जो शीर्ष भाग देख रहे हो यहाँ पर पाया जाता है मेरिस्टेम या विभज्योतक पाया जाता है और इस क्षेत्र को कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। और मेरिस्टेम की खास बात होती है कि मेरिस्टेम ऐसे उत्तक होते हैं, ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनमें निरंतर विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। तो क्योंकि इस उत्तक की कोशिकाओं में निरंतर विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, यानी जैसे कहा जाए कि सेल प्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है इस रूट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसकी वृद्धि और विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इसीलिए इस उत्तक की सुरक्षा बहुत अनिवार्य है। तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है इसकी सुरक्षा करने के लिए इसके ऊपर रूट कैप पाई जाती है। तो वास्तव में इस रूट की जो वृद्धि होती है, विभाजन होता है, ये इसके शीर्ष भाग पर स्थित मेरिस्टेमेटिक रीजन की वजह से। इस भाग की बनी कोशिकाएं तो नई कोशिकाएं बनती है, धीरे धीरे ये जोन ऑफ इलोंगेशन में चली जाती है। इलोंगेशन का मतलब होता है नई कोशिकाएं मेरिस्टेम के द्वारा बनती है, ये विभाजन की क्षमता खो देती है और इनके बाद इनके अंदर इलोंगेशन होता है, इनके अंदर जो है इनकी लंबाई में वृद्धि होती है। कोशिकाएं जो है अपना आकार जो है ये परिवर्तित करके सब गोलाकार से लंबी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार की कोशिकाओं को जोन को कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। इससे भी जस्ट ऊपर जब इनके अंदर इलोंगेशन की क्षमता खत्म हो जाती है, ये अपना सामान्य आकार जो है ये ग्रहण कर लेती है, इसके बाद में इनके अंदर कोई आकार में परिवर्तन नहीं हो जाता है, ऐसी जोन को कहते हैं हम जोन ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी यहाँ पर कोशिकाएं जो है ये डिफरेंशिएट होती है, अलग अलग प्रकार के उत्तकों में डिफरेंशिएट होती है। यहाँ पर इनके अंदर जाइलम, फ्लोएम आदि उत्तकों का विकास होता है तथा बाहर इनके अंदर रूट हेयर्स बनते हैं। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन जो है इसमें डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है। तो इसमें संवन उत्तक बनते हैं और बाहर की तरफ बनते हैं यहाँ पर रूट हेयर्स बनते हैं, एक कोशिकीय मूल रोम बनते हैं। मूल रोम जो है इस रूट की एपिडर्मिस से बनी हुई अतिवृत्तियां होती है।
एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो है अतिवृद्धि करके एक कोशिकीय मूल लोम का निर्माण करती हैं और वास्तव में इस जड़ के द्वारा जल का जो अवशोषण किया जाता है यह केवल इसके रूट हेयर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो रूट हेयर्स जोन जो है, जिस क्षेत्र में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वास्तव में सक्रिय रूप से जल के अवशोषण से संबंधित वही क्षेत्र है। तो मूल की विस्तृत संरचना पढ़कर हमें यह पता लगता है कि मूल के अंदर उपस्थित रूट हेयर रीजन, जो मूल रोम वाला क्षेत्र है, यही जड़ों में उपस्थित जल अवशोषण करने वाला क्षेत्र है और इसी भाग के द्वारा सक्रिय रूप से जल का अवशोषण किया जाता है। अब हम पादपों में जल अवशोषण की वास्तविक जो प्रक्रिया है, वास्तविक मैकेनिज्म है, उसको हम देखते हैं। पादपों में जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है ये दो तरीके से होता है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव यानी सक्रिय अवशोषण, पैसिव यानी निष्क्रिय अवशोषण। यहाँ पर एक्टिव अब्जॉर्प्शन भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, परासरणी प्रक्रिया के द्वारा जल का अवशोषण। पादपों में हमने लक्षण पढ़ा था इस पूर्व कक्षाओं में कि परासरण की प्रक्रिया पाई जाती है, तो परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जल का एक्टिव अब्जॉर्प्शन। दूसरा प्रकार होता है जल अवशोषण की वह क्रिया जिसमें परासरणी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, यानी अपरासरणी जल अवशोषण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल अवशोषण की प्रक्रिया को हमने दो भागों में बांटा, एक्टिव और पैसिव। और एक्टिव के भी दो प्रकार है, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक। तो ये जल अवशोषण की पूरी मैकेनिज्म है। सारी मैकेनिज्म को हम एक एक करके हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव जो प्रोसेस है उसमें सामान्य क्या विभेद, क्या अंतर है और इनके क्या मुख्य लक्षण। यहाँ पर तो सबसे पहला जो एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है वो यह है कि जो एक्टिव प्रोसेस है उसके अंदर जो रूट्स होती है और उसके ऊपर उपस्थित रूट हेयर्स होते हैं, यानी जड़ और जड़ के ऊपर उपस्थित जो मूल रोम होते हैं, इनकी एक्टिविटी के द्वारा अगर जल का अवशोषण होता है तो उसे हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। यानी कहने का सीधा तात्पर्य है जड़ और जड़ पर उपस्थित मूल रोम अगर जल अवशोषण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उसे हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। लेकिन पैसिव प्रोसेस में जड़ और रूट हेयर्स केवल माध्यम का काम करते हैं। ये जल अवशोषण करने के लिए केवल माध्यम का काम करते हैं, लेकिन ये जल अवशोषण की प्रक्रिया का नियंत्रण है यह शूट और लीव्स के द्वारा किया जाता है। जल अवशोषण क्रिया पर जो वास्तविक नियंत्रण होता है वह पादप के प्ररोह यानी शूट और उनकी पत्तियों के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। जल अवशोषण हालांकि यहाँ पर भी रूट और रूट हेयर्स के द्वारा ही होता है, लेकिन ये यहाँ पर पैसिव प्रोसेस में केवल माध्यम का काम करते हैं, इनका इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जबकि एक्टिव प्रोसेस में रूट हेयर और रूट्स जो है ये वास्तव में जल अवशोषण भी करते हैं और जल अवशोषण की प्रक्रिया को नियंत्रित भी करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव प्रोसेस के बीच में। यहाँ पर जो हमने प्रकार पढ़े थे कि अब्जॉर्प्शन जो है ऑस्मोटिक या नॉन ऑस्मोटिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जबकि पैसिव प्रोसेस जो है यहाँ पर अवशोषण जो है यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा या ट्रांसपायरेशन के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा जो ये अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है कि एक्टिव प्रोसेस के अंदर ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक प्रक्रिया होती है, तो परासरणी और अपरासरणी प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि पैसिव प्रोसेस जो है पूर्णतया वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन पर डिपेंड करता है। अवशोषण की जो दर है यह डीपीडी पर डिपेंड करती है। जो हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है, विसरण दाब न्यूनता है, इस न्यूनतम विसरण दाब न्यूनता पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पर अवशोषण की दर जो है यह सीधे तौर पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर निर्भर। यहाँ पर सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, यहाँ पर एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पर पाया जाता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के पाथवे हैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। इस पाथवे को हम आगे डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी इनके बारे में बताता हूँ कि सिम्प्लास्ट पाथवे जो है यह सेल टू सेल वाटर मूवमेंट है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का मूवमेंट है, उसे हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। सामान्यतः या प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा या इनकी जो है बीच में उपस्थित जो मध्य पत्ती है इसके द्वारा होता है। दो कोशिकाओं के बीच में स्थित मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जल का परिवहन जो सामान्यतः प्लाज्मोडेस्माटा आदि के द्वारा होता है उसे हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। एपोप्लास्ट का मतलब होता है
कि कोशिकाओं के बीच में उपस्थित जो अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं, उन अंतराकोशिकीय अवकाश के द्वारा अगर जल का परिवहन होता है तो उसे हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। यहाँ पर जल के अब्जॉर्प्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसका जो प्रकार है ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा जल का अवशोषण, उस पर हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, एक्टिव अब्जॉर्प्शन दो प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है, पहला ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा, दूसरा नॉन ऑस्मोटिक के द्वारा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। हम यहाँ पर देखते हैं सर्वप्रथम कि ये रूट की एपिडर्मिस है जिसे हम एपिब्लीमा कहते हैं। एपिडर्मिस जो है, रूट एपिडर्मिस को ही हम एपिब्लीमा कहते हैं। इसकी जो एपिडर्मल सेल है, इस एपिडर्मल सेल में अतिवृद्धि होकर एक कोशिकीय मूलरोम विकसित होता है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। तो रूट की जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पर इस प्रकार से यूनिसेलुलर रूट हेयर आपको दिखाई देता है। अब यह जो रूट हेयर है, इस रूट हेयर के ऊपर सोइल पार्टिकल्स की एक परत पाई जाती है और इसी सोइल पार्टिकल्स की परत के बीच में पानी जो है यह उपस्थित होता है। तो रूट हेयर के चारों तरफ यह जल और जो सोइल पार्टिकल्स है, जो सोइल के जो पार्टिकल्स है, इनकी एक छोटी सी परत उपस्थित होती है जो कि इस पूरे मूल रोम को घेरे हुए होती है। अगर रूट के चारों तरफ जल उपस्थित होता है तभी जल का अवशोषण करने में रूट सक्षम होती है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि यह जो कोशिका है, रूट हेयर की कोशिका, इस रूट हेयर की कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का मतलब अगर हम समझे तो पानी जो है यह साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है जो कि विलायक के रूप में होता है और पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के विलेय पदार्थ घुले होते हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है एक विलेन के रूप में पाया जाता है। और इस साइटोप्लाज्म की सांद्रता सामान्यतया इस रूट हेयर से बाहर उपस्थित जो विलेन है, विलेन इसलिए कह सकते हैं कि रूट हेयर के बाहर उपस्थित पानी है, लेकिन यह पानी जो है ये सोइल पार्टिकल के साथ जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जो है इनसे घुलकर यहाँ पर एक विलेन का रूप ले लेता है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि रूट हेयर के अंदर एक विलेन पाया जाता है जो कि कोशिका द्रव्य से बना होता है। कोशिका द्रव्य एक विलेन के भांति काम करता है, जबकि रूट हेयर के बाहर जो सोइल पार्टिकल्स है इनके बीच में जो वाटर है वह भी एक विलेन है। तो ये दो विलेन, एक रूट हेयर का विलेन और रूट हेयर के बाहर उपस्थित विलेन, ये दोनों रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन है इसके द्वारा पृथक करते हैं। तो यहाँ पर अब परासरण के नियम, ओस्मोसिस के नियम काम करते हैं। तो यहाँ पर ओस्मोटिक मैकेनिज्म काम करती है। कैसे काम करती है कि जो रूट हेयर है इसका ओस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है क्योंकि कोशिका द्रव्य की सांद्रता बाहर उपस्थित इस जल की सांद्रता से अधिक होती है। चूंकि कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक है और बाहर उपस्थित द्रव्य की सांद्रता कम है, तो परासरण के नियम यह कहते हैं जब दो अलग अलग सांद्रता के विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो विलायक के अणु विलायक यानी जल के अणु अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो बाहर उपस्थित विलेन है, जो पानी है, यह पानी रूट हेयर के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। तो ओस्मोटिक प्रक्रिया, ओस्मोटिक मैकेनिज्म क्या कहती है कि रूट हेयर जो है इसमें चूंकि विलेन की सांद्रता अधिक होती है, यहाँ पर विलेन जो है अत्यधिक सांद्र विलेन पाया जाता है, इसलिए इसका ओस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है। और चूंकि रूट हेयर का ओस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसलिए यह जल को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, जल को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। और रूट हेयर के बाहर उपस्थित जो मृदा विलेन है, जो सोइल सोल्यूशन है, इसमें से जल जो है ये रूट हेयर के अंदर आ जाता है। फाइनली जो है पानी प्रवेश किसमें कर गया, रूट हेयर में पानी प्रवेश कर जाता है। जैसे ही पानी रूट हेयर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे कोशिका द्रव्य जो है इसकी सांद्रता जो है कम होने लग जाती है, ओस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे इसका कम होने लग जाता है। लेकिन अब इस रूट हेयर के पास उपस्थित जो कोर्टेक्स की कोशिकाएं हैं, यह जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कोर्टेक्स। तो एपिडर्मिस के अंदर उपस्थित जो कोशिकाओं का क्षेत्र है एक कोर्टेक्स कहलाता है। तो इस रूट हेयर के पास वाली जस्ट पास में स्थित कोशिका है, इसका ओस्मोटिक प्रेशर अब
इस रूट हेयर की तुलना में अधिक है, क्योंकि इसमें तो रूट हेयर में पानी आ गया, पानी आने से इसके विलीन की सांद्रता कम होगी, लेकिन इस कोशिका में अभी तक पानी उपलब्ध नहीं है, तो इस कोशिका की सांद्रता इस रूट हेयर की सांद्रता से अधिक होती है। क्योंकि इस कोशिका की सांद्रता अब अधिक है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है, फिर यहाँ पर ऑस्मोटिक मैकेनिज्म काम करती है, और इस ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के कारण इस कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर इस रूट हेयर की तुलना में अधिक है, इसलिए पानी इस रूट हेयर से इस कोशिका में प्रवेश करता है। और इस प्रकार यह प्रक्रम कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस कोशिका में प्रवेश करते ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर तुलनात्मक रूप से इसका अधिक होता है, तो ये पानी इस कोशिका से इसमें आ जाएगा, इससे इसमें चला जाएगा, और इससे इसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार एक सांद्रता प्रवणता बनती है। रूट हेयर से लेकर कोर्टेक्स की अंदरूनी कोशिकाएं हैं, कोर्टेक्स की आंतरिक कोशिकाएं हैं, वहां तक एक सांद्रता प्रवणता बनती है। ऑस्मोटिक प्रेशर में लगातार जो है परिवर्तन होता है, धीरे धीरे इन पानी जो है एक कोशिका से निकलता है, दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है, पानी जो है यहाँ तक पहुंचता चला जाता है। फाइनली यहाँ पर आती है एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स जो है, कोर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो पानी जो है एंडोडर्मिस यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है। एक्चुअल में एंडोडर्मिस जो होती है, इस एंडोडर्मिस की सभी कोशिकाएं जल के लिए पारगम्य नहीं होती है। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर विभिन्न पदार्थों का निक्षेपण पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी भित्तियां जो है जल के लिए अपारगम्य होती है। लेकिन इस एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जल के लिए पारगम्य होती है, और ऐसी कोशिकाएं कहलाती है पैसेज सेल या मार्ग कोशिकाएं कहलाती है। मार्ग कोशिकाओं से सीधा तात्पर्य है कि एंडोडर्मिस की वे कोशिकाएं जिनमें भित्ति जो है, भित्ति पर पदार्थों का निक्षेपण, लिग्निन आदि पदार्थों का निक्षेपण नहीं पाया जाता, इसलिए भित्ति पतली होती है, और पतली भित्ति होने के लिए जल के लिए पारगम्य होती है। तो एंडोडर्मिस की वे कोशिकाएं जिनकी भित्ति पतली होती है और जल के लिए पारगम्य होती है, वे पैसेज सेल कहलाती है। तो पानी जो है इन पैसेज सेल से होकर अब अंदर के उत्तकों में प्रवेश करता है। एंडोडर्मिस के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं संवहन उत्तक। संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना, तो एंडोडर्मिस से होते हुए यह पानी जो है संवहन उत्तक में स्थित जाइलम तक पहुंचता है, और जाइलम जो है इसका मुख्य कार्य होता है जल का संवहन करना, और यहाँ पर प्रवेश करने के पश्चात यह जाइलम जो है इससे पानी जो है पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जल का अवशोषण यहाँ पर ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। कोशिकाएं जो है इनमें उपस्थित कोशिका द्रव्य की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जल अवशोषित करने से इनकी सांद्रता कम हो जाती है, और तुलनात्मक रूप से पास वाली कोशिका की सांद्रता बढ़ जाती है, तो जल परासरण की प्रक्रिया के द्वारा दूसरी कोशिका को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार मृदा विलयन से सोइल सॉल्यूशन से जल रूट हेयर में प्रवेश करता है, रूट हेयर से पास वाली कोशिकाओं में कोर्टेक्स से होते हुए फाइनली जाइलम तक पहुंचता है। तो जल अवशोषण की यह प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम जल का सक्रिय अवशोषण कहते हैं। यहाँ पर जल का अवशोषण करने के लिए जो कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल जो है रूट और ये रूट हेयर में मौजूद होता है, इसीलिए इसे हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं। क्योंकि इस अवशोषण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो सारी रूट और रूट हेयर में होती है, और इन्हीं के द्वारा ही इसका अवशोषण किया जाता है। तो ये था पहला प्रकार सक्रिय अवशोषण का। यहाँ पर इसे थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस अवशोषण की प्रक्रिया को। यहाँ पर वाटर जो है एक तरीके से डीपीटी ग्रेडियंट या जिसे ओपी ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट या डीपीटी ग्रेडियंट से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एपिडर्मिस है, इससे बाहर रूट की कोशिकाएं हैं, रूट से बाहर यहाँ पर जो है सोइल सॉल्यूशन मौजूद है। तो ये आप देख सकते हो जड़ का भाग है, यहाँ पर सोइल सॉल्यूशन मौजूद है। एपिडर्मिस सेल जो है इसका सांद्रता चूंकि अधिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है, और चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है तो इसका डीपीडी भी इसका अधिक होता है, और अधिक डीपीडी और अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी इसके अंदर प्रवेश करता है। यहाँ से ये प्रवेश करने के पश्चात जैसे इसमें प्रवेश करता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी दोनों का मान कम हो जाता है तुलनात्मक रूप से इस कोशिका की तुलना में। अब चूंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डीपीडी इस कोशिका से अधिक है, तो पानी इस कोशिका से यहाँ पर आ गया, फिर कोर्टेक्स से एपिडर्मिस में चला जाता है, एपिडर्मिस से पेरिसाइकिल में, तो पेरिसाइकिल से जाइलम में चला जाता है, तो जाइलम से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाता है।
तो आप यहाँ पर देखते हो एपिडर्मिस से लेकर कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और जाइलम। इस एपिडर्मिस से लेकर जाइलम तक एक डीपीडी ग्रेडियंट बनती है, जो विसरण दाब न्यूनता की प्रवणता बनती है। इसकी वजह से पानी जो है ये अवशोषित होने के पश्चात ये जाइलम तक पहुंचता है। यहाँ पर एक शब्द और लिखा है, कैस्पेरिन पट्टियां। तो एंडोडर्मिस होती है, इस एंडोडर्मिस की कोशिकाओं पर जो स्थूलन पाए जाते हैं, इन स्थूलन को हम कैस्पेरिन पट्टियां कहते हैं। लेकिन जिन कोशिकाओं में स्थूलन नहीं पाया जाता उन्हें हम पेसेज कोशिकाएं कहते हैं, पेसेज सेल कहते हैं। यहाँ पर हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। एपोप्लास्ट का मतलब, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो है इसे भी हम समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। सिम्प्लास्ट जो है यहाँ पर ये कोशिका द्रव्य है, इससे यहाँ से इसका मूवमेंट जो है ये यहाँ पर सिम्प्लास्ट है, और कोशिका से मूवमेंट है ये यहाँ पर एपोप्लास्ट प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर होता है। एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन की दूसरी जो प्रक्रिया है, इस दूसरी प्रक्रिया को हम कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक वाटर अब्जॉर्प्शन, यानी जल का सक्रिय अवशोषण, लेकिन इसमें परासरणीय प्रक्रिया भाग नहीं लेती। अब क्योंकि परासरणीय प्रक्रिया भाग नहीं लेती है तो क्यों नहीं ले रही, इसके ऊपर हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आ गई कि पादप जो है यह ऐसी सोइल के अंदर लगा हुआ है जिसके अंदर सोल्ट अधिक है। जो भूमि है, मृदा जो है, मृदा के अंदर सोल्ट की मात्रा बहुत ही अधिक है, तो लवणों की मात्रा अत्यधिक है। तो इस वजह से जब ऐसी मृदा के अंदर पानी उपस्थित होगा तो अधिक लवणों की वजह से इस प्रकार का जो मृदा के अंदर जो पानी से विलयन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही अधिक होगी। कई बार मृदा विलयन की कंसंट्रेशन रूट हेयर की तुलना में अधिक हो जाती है। समझने का मतलब क्या है कि रूट हेयर की तुलना में मृदा विलयन जो है इसकी कंसंट्रेशन अधिक होती है, यानी यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रूट हेयर पाया जाता है। तो चूंकि अब रूट हेयर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है तो परासरण के नियम क्या कहते हैं कि जल जो है उस क्या मूवमेंट है ये रूट हेयर से मृदा विलयन की तरफ होना चाहिए। यानी परासरण के नियमों के अनुसार पानी जो है रूट हेयर से निकलेगा और मृदा विलयन की तरफ गति करेगा, क्योंकि बाहर उपस्थित मृदा विलयन की सांद्रता बहुत अधिक है। लेकिन पादप जो है यह ऐसा कभी भी नहीं होने देते, क्योंकि पादपों का काम क्या है, जल को अवशोषित करना। तो इसलिए अब यहाँ पर जल का अवशोषण तो किया जाना है, लेकिन अब यह परासरण के नियमों के विरुद्ध किया जाना है, क्योंकि हमें जल कहाँ से अवशोषित करना है, हमें अधिक सांद्रता का जो जल है, जो मृदा विलयन है, उससे जल को अवशोषित करना है। और यह अवशोषण जो है परासरण के बिल्कुल विपरीत है, सांद्रता प्रवणता के बिल्कुल विपरीत है। सांद्रता प्रवणता तो कहती है कि कोशिका द्रव्य से बाहर जल निकलेगा और मृदा विलयन में जाएगा, लेकिन हमें जल का अवशोषित करना है तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अवशोषित करना है। तो इसके लिए हमें एटीपी एनर्जी की आवश्यकता। अब रूट हेयर जो है ये एटीपी एनर्जी का उपयोग करते हैं और इस एनर्जी का उपयोग करके जल का अवशोषण करते हैं, और यह जल का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के बिल्कुल विपरीत होता है। और इस प्रक्रिया के लिए जो मूल रोम है, जो जड़ें हैं, इसमें सक्रिय रूप से श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, और सक्रिय श्वसन करने के लिए यहाँ पर इन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो रूट जो है इसकी कोशिकाएं पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया करती हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी को जनरेट करती हैं, और इस एटीपी एनर्जी का जनरेट करके इस एटीपी एनर्जी के द्वारा जल को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अवशोषित किया जाता है। और इस प्रकार जो है जो अवशोषित जल है इसके द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे रूट प्रेशर कहते हैं। तो एटीपी एनर्जी का उपयोग करके जल को हम पर देखते हैं ना, मोटर्स होती है, पानी की जो मोटर है, ये मोटर चलाकर हम पानी को खींचने का काम करते हैं। तो सेम इसी हमने मोटर से हमने क्या लगाई, एनर्जी लगाई। घरों में हम लगाते हैं ना मोटर, तो घरों में जो मोटर लगा के हमने वहां पर एनर्जी लगाते हैं और उस एनर्जी के द्वारा जल को जो है पीछे से अवशोषित करके खींचते हैं, और उस पानी को मोटर जो है एक प्रेशर के साथ आगे धकेलने का काम करती है। तो सेम इसी प्रकार से रूट हेयर जो है इस एटीपी एनर्जी का उपयोग करके जल को अवशोषित करते हैं और एक प्रेशर के द्वारा जो है ये पीछे की तरफ धकेलने का काम करते हैं, और ऐसा प्रेशर रूट प्रेशर कहलाता है। तो इस प्रकार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध एटीपी एनर्जी का उपयोग करके जल का अवशोषण करना जो है यह
एक्टिव अब्जॉर्प्शन कहलाता है, क्योंकि इस कार्य के अंदर जड़ें जो है और जड़ों में उपस्थित कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, और इसलिए इसे एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगला है पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सक्रिय अवशोषण के पश्चात दूसरा प्रकार है जल का निष्क्रिय अवशोषण। जैसा कि हमने पढ़ा था कि निष्क्रिय अवशोषण के अंदर जल अवशोषण करने वाले कारक जो है ये जड़ों में उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि इसके प्ररोह में और पत्तियों में उपस्थित होते हैं। जल अवशोषण करने के कारक या जल अवशोषण की प्रक्रिया का नियंत्रण अगर जो पौधे के वायवीय भागों के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा नहीं होता है, तो इसे पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लिया हमने जिसे कहा गेनोम स्पोटोमीटर कहते हैं। गेनोम स्पोटोमीटर वास्तव में वाष्पोत्सर्जन की दर का प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ से हम एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। इस गेनोम स्पोटोमीटर के अंदर हमने ये प्लांट की पिक लगाई है, एक छोटा सा शूट लगाया है जिसकी पत्तियां यहाँ पर उपस्थित है। अब यहाँ पर जो है ऑयल की परत हमने लगा दी है, जो ओपन सरफेस कहीं पर भी नहीं। ऑयल सरफेस लगाने का मतलब है इस भाग से पानी जो है वाष्पोत्सर्जित पानी जो है वाष्प बनकर बाहर नहीं निकल सकता। ये पानी का रिजर्वायर यहाँ पर उपस्थित है, और ये जो एक नली से जुड़ी हुई है, इस नली के अंदर यहाँ पर एक एयर बेबल उपस्थित है, और यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है। तो ये पतली सी कैपिलरी ट्यूब है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इस ट्यूब का अंतिम सिरा जो है पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो जैसे जैसे इस पौधे के वायवीय भाग जो है पत्तियां हैं, इससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी जो वाष्प के रूप में बाहर बन के उड़ेगा। तो इस पादप को पानी की आवश्यकता महसूस होती है। इस पादप को पानी और अधिक मात्रा में चाहिए, क्योंकि पानी वाष्प में उड़ रहा है। तो जैसे जैसे पानी इसे उड़ता रहेगा, इसे पानी की आवश्यकता महसूस होगी, तो ये पत्तियों जो है पानी को खींचने का काम करेगी। तो पत्तियां पानी, जो ये शूट सिस्टम है, जो इसका तना जो है, इससे पानी को खींचने लगेगी, क्योंकि पत्तियों से पानी वाष्प बन के उड़ रहा है। तो पत्तियां जो पानी को खींचेगी कहां से? तने से। तना जो है अब फाइनली कहां पर आ जाता है? रूट पर आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा रूट नहीं है, हमने रूट को काट रखा है। तो इस तने का निचला सिरा जो है ये पानी में डूबा हुआ है, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, पानी को खींचना है। अब यहाँ से इस पानी को धीरे धीरे खींचा जाएगा। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, इस वाष्पोत्सर्जन की वजह से एक पानी पर खिंचाव उत्पन्न होगा, और पानी जो है धीरे धीरे जो है तने से खींचा जाएगा, और तना जो है ये रूट सिस्टम से खींचने का काम करेगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि एयर बबल है। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन पानी उड़ेगा, ये पानी खींचा जाएगा। यह एयर बबल मूवमेंट करता हुआ धीरे धीरे इस प्रकार से इधर इसकी मूवमेंट होगी। तो एयर बबल मूवमेंट करते हुए इधर मूवमेंट करता चला जाएगा। तो यहाँ से आप हम यह देख सकते हैं कि जड़ें मौजूद नहीं है, इसके बावजूद जल का अवशोषण इस पादप के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जल अवशोषण करने के कारक अब कहाँ मौजूद है? पादप की पत्तियों में और तने में मौजूद है। इसीलिए इस पादप के द्वारा जल अवशोषण होता है, और इसका प्रमाण ये है कि यह एयर बबल जो है मूवमेंट करते हुए यह इधर इस प्रकार से मूवमेंट करता है। तो इस प्रयोग के द्वारा हमने यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि जल का अवशोषण जो है पैसिव रूप में भी होता है, निष्क्रिय रूप में भी होता है। जड़ें नहीं होती है तब भी जल का अवशोषण होता है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है पादप के वायवीय भाग, और इन वायवीय भाग से होने वाली वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये हम एक पादप का हमने आरेखीय चित्र बनाया है। इस पादप की ये पत्तियां हैं, ये इसका तना है, और ये यहाँ पर जड़ें हैं। ये इसकी पत्तियां जो है, इस पत्तियों से लगातार जल जो है वाष्प बन के उड़ता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा और अच्छे से देख सकते हो कि ये पत्तियां जो है, पत्तियों के अंदर ये इस प्रकार से मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती है, और ये मेसोफिल कोशिकाएं हैं। यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस है पत्ती की, लोअर एपिडर्मिस। यह जो पत्ती है, इस पत्ती की ऊपरी अधिचर्म, ये नीचे वाली अधिचर्म, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में उपस्थित है मेसोफिल की कोशिकाएं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर इन मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर जो उपस्थित एयर स्पेस है, यहाँ पर जो है पानी जो है वाष्प के अंदर बदल जाता है, और यह एयर कैविटी है। पानी जो वाष्प में बदलता है, यह पानी वाष्प के रूप में इन पत्तियों की सतह पर उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता है। तो इस पत्ती के द्वारा, पत्ती की जो सतह है, इसके द्वारा पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, सामान्यतः स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो
इस पत्ती के द्वारा जब पानी वाष्प में रूप में बाहर निकलता है तब क्या होता है, इस पत्ती की कोशिकाओं में जल की कमी होती है और कमी होने से ये जल को ये इस प्रकार जो संवहन ऊतक है, जो जाइलम है, संवहन ऊतक का मुख्य भाग जाइलम होता है जो कि जल को संवहन करने का काम करता है। इस जाइलम के ऊपर एक सक्शन क्रिएट करते हैं, एक चूषण दाब क्रिएट करते हैं, पानी को खींचने का काम करते हैं और इस जाइलम के ऊपर एक दबाव पड़ता है, जाइलम में उपस्थित सेप जो इस पर दबाव पड़ता है और पानी को धीरे धीरे ये पत्तियां जो ऊपर की तरफ खींचने का काम करती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस तने के ऊपर दबाव पड़ता है और पानी जो ऊपर की तरफ खींचा जाता है। धीरे धीरे ये दबाव कहाँ तक पहुंच जाता है, पादप के अंतिम सिरे पर उपस्थित जड़ों पर पहुंच जाता है। अब जड़ें जो है, पत्तियों पर से जो दबाव उत्पन्न हुआ था, जो सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ था, ये पादप की जड़ों तक पहुंच जाता है। तो और इस वजह से ये जड़ें जो है सोइल से जल को अब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ पर दबाव कहाँ पर है, ये दबाव यहाँ पर जाइलम से यह दबाव पेरिसाइकिल पर आता है, पेरिसाइकिल से एंडोडर्मिस पर दबाव, एंडोडर्मिस कोर्टेक्स से पानी को खींचती है और कोर्टेक्स फाइनली रूट हेयर जो है इससे पानी खींचने का काम करता है। और रूट हेयर अपने बाहर उपस्थित जो सोइल पार्टिकल्स है इनके बीच में सोइल सॉल्यूशन से पानी को खींचने का काम करता है। यानी पत्तियों ने जल को खींचा जाइलम से, जाइलम ने जल को खींचने का काम किया रूट से, रूट की जो रूट के अंदर उपस्थित एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस रूट को पानी को खींचती है कोर्टेक्स से और कोर्टेक्स खींचता है रूट हेयर से और रूट हेयर पानी को खींचता है सोइल सॉल्यूशन से। यानी यहाँ पर कहीं पर भी ओस्मोसिस का रोल नहीं है, न ही यहाँ पर रूट का रोल है। रूट यहाँ पर केवल और केवल माध्यम की भांति काम करता है, जहां से जो कि जल अवशोषण हेतु एक सतह उपलब्ध कराने का काम करता है। लेकिन जल को खींचने के लिए वास्तविक कारक जो है यह पत्तियों में होते हैं, जो कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इस खिंचाव की वजह से जल जो है मूल रोम के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये है निष्क्रिय अवशोषण की प्रक्रिया, जो कि इसलिए होता है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पादपों की मेसोफिल पत्तियां जो है, पत्तियों के अंदर उपस्थित मेसोफिल कोशिकाएं हैं, इनसे जब जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा तो इनका डीपीडी बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और ये जो जल को और इसी डीपीडी बढ़े हुए डीपीडी की वजह से, बढ़े हुए ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से यह जल को खींचने का काम करते हैं, सक्शन लगाते हैं और इसकी वजह से जाइलम में उपस्थित जो द्रव है जाइलम से इसके ऊपर दबाव उत्पन्न होता है और इसी दबाव और ऑस्मोटिक फोर्स के जो पूरा दबाव जो है पूरे सूट सिस्टम के ऊपर यह ऑस्मोटिक फोर्स लगता है, इस डीपीडी की वजह से फोर्स लगता है और यह फोर्स, इसी फोर्स की वजह से जो रूट जो है अपने रूट हेयर्स के द्वारा जल का अवशोषण करती है। ये अवशोषण परासरण के नियमों का पालन नहीं करता है। अपरासरण जो है कि प्रक्रिया के नियमों का पालन न करते हुए ये प्रेशर की वजह से होता है। तो इस प्रकार रूट हेयर जो है जल को पैसिवली ऑब्जर्व करते हैं, जो कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। अब पढ़ते हैं हम वाष्पोत्सर्जन और ये वाटर अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक है। ये ऐसे कौन कौन से कारक है जो पादपों द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला है अवेलेबल सोइल वाटर। सीधा सा तात्पर्य ये है, सोइल के अंदर वाटर अवेलेबल होगा तभी पौधे उसे अब्जॉर्ब कर पाएंगे। यहाँ पर आपने पहले भी दो चीजें पढ़ी थी कि सोइल के अंदर पानी जो है इतना अवेलेबल होना चाहिए कि सोइल की कैपिलरीज में मौजूद हो, क्योंकि अगर कम मात्रा में मौजूद होगा तो पादप सोइल जो है, सोइल के साथ वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के रूप में रहेगा, उससे ज्यादा होने पर जब सोइल कैपिलरी में आएगा तभी उसे अब्जॉर्ब कर पाएंगे। और लेकिन अगर इससे ज्यादा सोइल हो जाएगी, पानी के अंदर सोइल की मात्रा सोइल के अंदर और ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो फिर भी पौधे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो सोइल के अंदर पानी जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, न तो अधिक होना चाहिए न ही कम होना चाहिए। और इसे अभी हमने क्लास में पढ़ा था कि पादपों को कितनी मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि मृदा की फील्ड कैपेसिटी क्या है, सोइल की फील्ड कैपेसिटी से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, और उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज से, कि पानी की वह मिनिमम मात्रा जिस पर पादप जो है स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं उसे परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहते हैं। इन दोनों का जो अंतर है यह होती है वाटर सप्लाई कैपेसिटी। पादपों को
सिंचाई की जो आवश्यकता होती है वह इतनी आवश्यकता होती है। तो अवेलेबल सॉइल वाटर है, ये वाटर अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा है सॉइल एरेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पादपों की जो जड़ें हैं, उन जड़ों के द्वारा जब जल का अवशोषण किया जाता है उस दौरान एनर्जी की आवश्यकता भी होती है। तथा इसके अलावा जड़ों की कोशिकाएं भी श्वसन क्रिया करती हैं, तो जड़ों की कोशिकाओं को भी श्वसन क्रिया करने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर सोइल में प्रॉपर एरेशन नहीं होगा, सोइल में प्राप्त पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं होगी, तो जड़ों की कोशिकाएं श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगी और जड़ें जो है धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगी। और इस प्रकार की कंडीशन, जिसमें एक कंडीशन और भी होती है कि सोइल के अंदर विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स उपस्थित होते हैं। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये भी श्वसन क्रिया करते हैं और इनकी श्वसन क्रिया के फलस्वरूप CO2 रिलीज होती है। तो जड़ों की कोशिकाएं भी CO2 रिलीज करती है श्वसन क्रिया में, और माइक्रोब्स भी CO2 रिलीज करते हैं। और ये CO2 धीरे धीरे मिट्टी में इकट्ठे होकर कार्बनिक अम्ल आदि पदार्थों का निर्माण करते हैं। और ये जो कार्बनिक अम्ल बनते हैं, ये जड़ों की जो कोशिकाएं हैं, इन जड़ों की कोशिकाओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जड़ों की जो कोशिकाएं हैं उनकी मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी को कम कर देते हैं, जिसके द्वारा इनके द्वारा जल अवशोषण की मात्रा में कमी आती है। एक हमने वाटर लॉगिंग पढ़ा था कि अगर मृदा के अंदर पानी जो है पर्याप्त मात्रा से काफी अधिक होता है, अत्यधिक मात्रा में पानी उपस्थित होता है, जिससे वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन हो जाती है। और उस कंडीशन में मृदा में एयर जो है यह बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होती है, और अत्यधिक पानी की उपस्थिति और वायु की अनुपस्थिति की वजह से जड़ें मर जाती है या जड़ें जो है निष्क्रिय हो जाती हैं और जल का अवशोषण नहीं कर पाती है। इस कंडीशन को फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं। नेक्स्ट है सॉइल टेम्परेचर। मृदा का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, उस समय सॉइल जो है इसके अंदर जड़ें जो है यह ऑप्टिमम काम कर सकती है। लेकिन इससे कम तापमान पर या इससे अधिक तापमान पर जड़ों की जो कोशिकाएं होती है, रूट सेल्स जो है, इनकी जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी है इसमें गिरावट आती है, विभिन्न प्रक्रियाएं जो है ये कम हो जाती है। तो उस दशाओं में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी प्रभावित होती है और सोइल से वाटर अब्जॉर्प्शन जो है ये बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोइल सॉल्यूशन। जड़ें सोइल सॉल्यूशन से पानी को अब्जॉर्ब उसी कंडीशन में ही एफिशिएंसी के साथ करती है, दक्षता के साथ करती है, जब सोइल सॉल्यूशन की सांद्रता रूट हेयर के सॉल्यूशन से कम होती है। अगर सोइल सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा और जड़ें जो है जल को अवशोषित करने में कठिनाई अनुभव करेंगी। तो सोइल सॉल्यूशन की सांद्रता सदैव कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम होनी चाहिए ताकि प्रभावी तरीके से जल का अवशोषण किया जा सके। तो ये कुछ कारक थे जो जल अवशोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पादपों में इन तरीकों के अलावा जल अवशोषण के कुछ विशिष्ट प्रकार के अन्य तरीके भी पाए जाते हैं, जैसा कि हम एक ऑर्किड में देखने को मिलता है। ये ऑर्किड प्लांट है, सामान्यतः एपीफाइट के रूप में उगता है। ये कोई दूसरा प्लांट है, इस दूसरे प्लांट की शाखाओं के ऊपर यह एपीफाइट जो है ये ऑर्किड ग्रो करता है। और ये जो ग्रो करता है तो इससे कुछ जड़ें जो है, दो प्रकार की जड़ें निकलती है। एक तो सपोर्टिंग करने वाली जो इस प्लांट को यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करती है, दूसरी होती है क्लिंजिंग रूट्स। जो ये क्लिंजिंग रूट्स है जो इसे रोके रखने का काम करती है। दूसरी है एरियल रूट्स, ये एरियल रूट्स पाई जाती हैं, ये हवा में लटकी हुई रहती है और इनके ऊपर एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे विलामेंट टिश्यू कहते हैं। यह विलामेंट टिश्यू वायु में उपस्थित जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होती है, इस मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। इस रूट का, ये जो एरियल ऑब्जर्विंग रूट है, इसका हमने सेक्शन रेटिंग किया है यहाँ पर। ये केंद्रीय भाग है, ये परिधि है। तो रूट के जो सबसे बाहर जो है ये इस प्रकार विलामेन ऊतक की बहुत ही मोटी परत पाई जाती है और इस परत के द्वारा वायु में उपस्थित मॉइस्चर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यह ऑर्किड में जल अवशोषण करने का विशेष प्रकार का तरीका है। ये भूमि से जल को अवशोषित करने करके ये वायु में उपस्थित मॉइस्चर को ही ऑब्जर्व कर देते हैं। तो ये विशेष ऊतक है विलामेन टिश्यू जो कि ऑर्किड्स में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ पाइनस है, पेटुला और बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनकी जड़ें, पादपों की जो जड़ें हैं, ये कवक के साथ सहजीवन में होती है। फंजाई जो है इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है। सिम्बायोटिक रिलेशन से तात्पर्य है कि जड़ और कवक
दोनों मिलकर एक ऐसा संबंध बनाते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है। अब जड़ों को क्या फायदा है? ये कवक जो है जड़ों के लिए जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन कवक को क्या फायदा है? कवक जो है जड़ों से पेड़ से पोषण प्राप्त करने का काम करते हैं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कवक को पोषण मिलता है और पादपों को जल और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पादप की जड़ें हैं, ये कवक है, और ये कवक के जो मिट्टी के अंदर उपस्थित कवक की शाखाएं हैं, माइसीलियम जो बना हुआ है, और ये पादपों की जड़ों के साथ मिलकर माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। माइको मतलब माइक्स मतलब कवक, राइजा मतलब जड़ें। जड़ और कवक का सहचर्य से मिलकर बना हुआ संगठन माइकोराइजा। तो इस प्रकार हमने 3 कक्षाओं के अंदर वाटर अब्जॉर्प्शन के टॉपिक को पूर्ण किया है। पहली कक्षा में हमने पढ़ा था मिट्टी जो है इसके अंदर किस प्रकार से पानी की प्रकार उपस्थित होते हैं और कैसे कैपिलरी वाटर जो है प्लांट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सोइल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तीसरे क्लास और अंतिम क्लास जो आज हमने पढ़ी है, इसमें हमने देखा कि वाटर अब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। तो 3 क्लासेस में हमने इसे पूर्ण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद करूंगा आप भविष्य में किसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।